नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में जो रफ्तार पिछले हफ्ते बनी थी वही रफ्तार आज भी कायम है। रफ्तार ब्रॉडर मार्केट्स में तो आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर शायद ना भी दिखाई पड़े। फ्रंट लाइन इंडेक्स आज बिल्कुल फ्लैट है, करीब करीब 60 अंक नीचे सेंसेक्स कामकाज कर रहा है, 7 अंक नीचे, 7 अंक की गिरावट आपको निफ्टी में दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स आज आधा % ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस क्लाइन में 600 शेयर गिरने वाले और करीब 1900 शेयर बढ़ने वाले, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। ये आंकड़ा पिछले पूरे हफ्ते एडवांसेस के फेवर में रहा डिक्लाइन के सामने, और आज भी ये आंकड़े में जो सुधार है वो एडवांसेस में ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। पीएसयू बैंक 2.5% ऊपर, रियल्टी 2.5% ऊपर, फार्मा 1% ऊपर, आईटी 1% नीचे और मीडिया करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आज हम बातचीत करने वाले हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं आज बातचीत करने के लिए, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और प्रदीप जी से हम बातचीत करेंगे उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। प्रदीप सर, आगे हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आपको शुभकामनाएं आपकी दोनों कॉल्स के लिए जो आपने पिछले हफ्ते दी थी। इंडसइंड बैंक शॉर्ट कॉल थी, टारगेट्स अचीव हुए। LTIM लॉन्ग कॉल थी और 5000 के ऊपर ये स्टॉक भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एक्सेलेंट रीडिंग आपकी शॉर्ट साइड पर और एक्सेलेंट रीडिंग आपकी लॉन्ग साइड पर भी, बहुत ही बढ़िया कॉल्स दोनों रही। अब मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या कह रहा है अब, क्योंकि बाजार में इंडेक्स में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बढ़िया हलचल है। ये पूरे हफ्ते देखने को मिला और आज भी हो रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो? थैंक यू सो मच सुमित जी, आपको एंड बस आप सबको देख के ही मैं सीखा हूँ ये सारे चीज, और ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिए। देखिए मार्केट में मैं देखता हूँ अभी मार्केट 24,500 इसके नीचे जब मार्केट जाएगा उसके बाद ही मार्केट खराब होगा। तो अगर उससे पहले अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि 25,000 25,100, तो मुझे लगता है एक हमें ऐसा स्ट्रैटेजी रखना है कि बाय ऑन डीप रखना है। कभी भी अगर 24,800 24,700 आता है तो एक हेल्दी करेक्शंस में हमें बाय करना है। तो पहले तो मैं टारगेट देखता हूँ मार्केट में 25,200, और अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है तो उस केस में 25,650 तक भी मैं जा हाईली पॉसिबिलिटी से जाने को देखता हूँ। अभी मैं मार्केट को खराब नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट बनाया वो 24,550 से लेके 600 के आसपास। अब बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 55,600 के ऊपर। आज का डे हाई था ऑलमोस्ट 55,695 के आसपास। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं कंफर्टेबल हूं मार्केट में लॉन्ग करने के लिए, लेकिन मैं एक हेल्दी करेक्शन के लिए वेट करूंगा। फिलहाल मार्केट में अभी कुछ टेंशन नहीं है, ना ट्रम्प का कोई टेंशन है, ना वार का कोई टेंशन है, कुछ भी मार्केट में प्रॉब्लम अभी नहीं है। और निफ्टी बैंक, क्योंकि आज निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है फ्रंट लाइन इंडेक्स को, सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए मुझे लगता है ये जो अभी 55,600 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 56,000 56,500 एक बार आपको बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट एक हफ्ते में आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी 50 के साथ प्रॉब्लम ये है कि चल नहीं रहा है, रेंज बाउंड है, और निफ्टी बैंक पे आज हमने देखा कि मोमेंटम आ रहा है। सो अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जितना हायर साइड जाएगा उतना थोड़ा हमको रिस्क भी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आप इस पर नजर रखिएगा, लेकिन अदरवाइज कंफर्टेबल सिचुएशन मार्केट्स के अंदर सो फार देखने को मिल रही है। अब जरा लॉन्ग जो निफ्टी में गेनर लूजर है वो भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप गेनर में बजाज ऑटो, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, तीनों के तीनों टू व्हीलर आज कमान संभाले हुए हैं, और एनटीपीसी यहां पर भी तेजी है। गिरने वाले शेयरों में अगर कुछ स्टॉक्स की बात किया तो प्रेशर है इटर्नल में, इन्फोसिस में, टाटा कंज्यूमर में और टीसीएस में, जो कि बैकफुट पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें है आरवीएनएल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में मिड कैप में आज जहां प्रेशर देखने को मिल रहा है उसमें प्रेशर है आइडिया में, पीबी फिनटेक में, एलआईसी हाउसिंग में और जीएमआर एयरपोर्ट में, जहां बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पर खरीदारी का दौर जहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें डिलीवरी एक अच्छी खरीदारी में है, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेल, जेन टेक्नोलॉजीज जहां पर खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पर आज जहां प्रेशर देखने को मिला उसमें क्रेड एक्सिस ग्रामीण है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, श्याम मेटालिक्स है और एम्बर एंटरप्राइजेज है, जहां पर बिकवाली का दौर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर, इन दोनों को आप प्रदीप सर कैसे देख रहे हो?
हाँ, देखिए हीरो मोटोकॉर्प मुझे फंडामेंटली तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि अभी 4,390 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक रेसिस्टेंस है 4,460 के आसपास, मतलब यहाँ से भी और 50 रुपीज चल सकता है, लेकिन वहां पे एक रेसिस्टेंस है। अगर 4,450 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, उस केस में आपको बहुत जल्दी 4,800 एंड 5,000 तक आते हुए दिखेंगे। तो डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। और आयशर मोटर का रिजल्ट थोड़ा मिला जुला आया था इस बार, और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा करेक्शंस हुआ था। अभी आयशर मोटर में एक चीज देखिए, जितना टाइम नीचे भागना था आ गया, उसके बाद लगातार अभी ऊपर ही आ रहा है। मुझे लगता है नीचे से ना बॉटम जो बनाना था आयशर ने बना दिया। सो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी आपको 5,800 5,900 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो आयशर और हीरो दोनों को लेकर आए आप प्रदीप सर की तरफ से सुन रहे थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे सवालों पर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। और money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, और उसके हिसाब से भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अब पहला सवाल आया है आलोक कुमार साहब का। इनके पास एनएमडीसी के शेयर है, करीब 102 रुपए के दाम पर खरीदारी किए हुए शेयर है, 100 शेयर है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए एनएमडीसी अभी 70 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। बहुत टाइम से ही 70 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और आज भी 71 के आसपास हाई है। तो एट फर्स्ट हमें एक वीकली क्लोजिंग चाहिए 70 के ऊपर। तो उसके बाद जाके यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 78 एंड 80 का भाव मिल सकता है। तो फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। एक बार 70 के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज भी 71 के आसपास हाई था। तो एक बार 70 के ऊपर वीकली बेसिस फ्राइडे वाला एक क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप 78 80 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे आपको। तो अभी आपको फिलहाल तो बने रहिए 78-80 के लेवल्स वीकली बेसिस पे अगर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो शायद बनते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा एक सवाल आया है एरोस्पेस जीनिक्स हैंडल से। इन्होंने अपोलो माइक्रो और आईटीसी होटल को आइडेंटिफाई कर रखा है जहां पे ये एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं, क्या ये एंट्री लायक हैं दोनों के दोनों? हाँ, देखिए एपेलो मार्को में ना अभी 140 के आसपास चल रहा है। एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है 152 के आसपास। तो यहाँ से 10 रुपीज से ऊपर जा सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर एक बार 152 के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, उस केस में आप बाई कर सकते हो। उस केस में आप ऑल टाइम हाई के आसपास चले जाएंगे, ब्रेकआउट भी आ जाएगा। तो फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा 152 के ऊपर। और सेकेंड स्टॉक आपने क्या बोला सर? आईटीसी होटल। आईटीसी होटल में देखिए अभी 203 के आसपास चल रहा है, और लगातार जैसे कि आपको पता ही है न्यू स्टॉक मतलब आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी मेरा। तो आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी के अनुसार यहाँ पे अभी 200 के ऊपर चल रहा है। और लगातार ये जो एक पैटर्न साइकिलिक पैटर्न से चलता है, तो मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट अभी बन रहा है चार्ट में वो 230 से लेकर 240 के आसपास। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय भी आप करेंट जोन से करके जा सकते हो। आपका व्यू होना चाहिए 6 से 8 महीना। मुझे लगता है बहुत जल्दी 240 250 आपको आते हुए दिखेंगे। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 182। तो 182 का स्टॉप लेके आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं और नई एडिशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे भी ये डीमर्ज्ड एंटिटी है, सो जो आईपीओ की रणनीति प्रदीप सर मानते हैं उसको ही आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है मोहम्मद यासिन साहब का। इन्होंने हैप्पी फोर्जिंग और नेटको फार्मा दो शेयरों को आइडेंटिफाई किया है एंट्री लेने के लिए। आपको ये कैसे लग रहे हैं? देखिए हैप्पी फोर्जिंग आपने देखा ही है सर कि लगातार ना बहुत हफ्ते से नीचे आ रहा है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई था 1300 के आसपास, वहां से ईच एंड एवरी वीक नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिसेंटली बॉटम बना था 750 के आसपास, ये बॉटम हुआ है कि नहीं कंफर्मेशन अभी बोल नहीं सकते। रिसेंटली एक रेजिस्टेंस भी बनाया 850 के आसपास। तो जिनके पास है फिलहाल अभी आई थिंक वो लॉस में ही होंगे। 780 का फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल जाइए, और यहाँ पे फ्रेश एंट्री करने का सलाह नहीं रहेगा। तो फ्रेश एंट्री का तो फिलहाल सलाह और यहाँ पर नहीं रहेगा। दूसरे शेयर में और नेटको फार्मा में देखिए मार्केट कैप ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास है, और मुझे जो लगता है अभी 680 के आसपास चल रहा है। देखिए ये काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और लगातार आप देखेंगे कि परफॉर्म भी किया है। अब लोअर टाइम फ्रेम से एक बॉटम बना रहा है।
बॉटम बना रहा है, बॉटम बनाने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे भागेगा। 890 एक रेजिस्टेंस है, 890 जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार आपको 950 980 आ सकता है, तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो जिनके पास भी हैं फिलहाल बने रहें। नेटको फार्मा के लिए आपको एक राय साफ दी गई है। इसके अलावा एक सवाल आया है अदानी पावर पर, करीब 540 रुपए के दाम पर खरीदारी है। अब इनका सवाल ये है कि क्या इसमें बने रहें या इसमें से एग्जिट करके मैरिको में एंटर कर जाएं। देखिए, मैरिको भी अच्छा कंपनी है। एफएमसीजी में मैरिको थोड़ा धीरे चलता है लेकिन बहुत बढ़िया कंपनी है। अब अदानी पावर, आपको लास्ट वीक ही हमने बात किया था, उस टाइम पे आई थिंक 540 530 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो 565 इज अ वेरी गुड जोन। मुझे लगता है आप होल्ड कीजिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 585 एंड 600 का भाव एंड उसके ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। और मैरिको में देखिए, मैरिको में अभी ऑल टाइम ब्रेकआउट आया है चार्ट में, तो मुझे लगता है मैरिको भी चलेंगे, लेकिन मैरिको स्लो स्टॉक है, इसका बीटा भी बहुत लो है। चलेंगे, धीरे चलेंगे, लेकिन अदानी पावर में बीटा हाई है, रिस्क हाई है, वो भी चलेंगे। दोनों स्टॉक ही बहुत अच्छा है। आप आपके रिस्क के हिसाब से आपका पोजीशन साइजिंग जो है वो क्रिएट कीजिए। तो रिस्क के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करिए। अदानी पावर और मैरिको में मैरिको थोड़ा स्लो है और अदानी पावर थोड़ा एग्रेसिव है, तो उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। इसके अलावा एक सवाल लवी पुनिया साहब का आया है। इन्होंने पूछा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस 138 रुपए के दाम से इन्होंने खरीद रखा है, क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए इसमें? आ, देखिए, एवरेज कर सकते हैं। अभी 126 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार जितना नीचे आना था, ऑलमोस्ट 110 के आसपास वो लो लगा गया है ऑलरेडी, और आपको एक फ्रेश स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 110 के आसपास। तो अभी 126 चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 135 140 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है, बने रहने का सलाह रहेगा। तो जिनके पास भी है फिलहाल बने रहने की राय आपको दी गई है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ये खरीद रखा है सोनी कुमारी जी ने, और साथ साथ टेक्समैको रेल। इन दोनों में क्या कर रहे हैं? रेल शेयर तो वैसे ही बढ़िया तेजी में है इस समय। देखिए, रेल मुझे लगता है कि सर अभी ना भागा नहीं है। जिस तरीके से डिफेंस भागा है उस तरीके से रेल अभी भागा नहीं है। तो रेल में डेफिनेटली बने रहने का ही सलाह रहेगा। 162 के आसपास चल रहा है। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट देखिए अभी 115 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 124 125 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वहां से ही नीचे गिरा था। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक बार 125 जब क्रॉस करेगा उसके बाद आपको एक बार 155 से लेके 160 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको 108 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और रेल सेक्टर में सर, रेल सेक्टर को लेके मैं पूरा पॉजिटिव ही हूँ फिलहाल। जिस तरीके से डिफेंस भागा था लास्ट वीक, रेल अभी उतना चला नहीं है, तो बने रहने का सलाह है। तो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। रेलवेज में शायद अभी और तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ रहा है। डिफेंस ऑलरेडी बहुत चला है लेकिन रेलवेज नहीं चला है, सो वहाँ क्या करें, वहाँ बने रहिए। इसके अलावा प्रमोद जी का एक सवाल आया है नागार्जुन फर्टिलाइज़र को लेकर। ये इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। नागार्जुन फर्टिलाइज़र में सर दो तरह के शेयर हैं। एक तो NACL बन गया जो नागार्जुन एग्री के नाम से था, पुराना नाम, और दूसरा नागार्जुन एग्री टेक है। तो मैं दोनों पे इसलिए राय पूछना चाहूँगा, या फिर NFL होगा, शायद ये NFL के बारे में बात करना चाह रहे होंगे। सो NFL में क्या खरीदारी करनी चाहिए? या सर, नागार्जुन, हाँ, जो 4 रुपीज है इसके बात कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, 98 वाला। 98 वाला, ओके। ओके, देखिए इसमें अभी जो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक भी अभी चला नहीं है। 2 3 दिन से थोड़ा रैली आया था, अभी नीचे से बॉटम बनाया, लेकिन ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए कि यहाँ से बहुत ऊपर आ जाएगा। मैक्सिमम 105 7 जा सकता है, वहां से ट्रेंड कंफर्मेशन अगर हुआ आप साइड में, उस केस में आपको 115 से लेके 120 तक मिल सकता है। लेकिन वो बार बार होता है कि सर 104 105 आता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। तो 105 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार यहाँ पे होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाई नहीं है यहाँ पे। तो आप बने रहने की राय तो यहाँ पे आपको दी गई है, लेकिन नई खरीदारी के लिए भी आप इसे अवॉइड करिए। नई खरीदारी एटलीस्ट मत करिएगा यहाँ पर। हाँ, आप एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर आप ज़रूर बने रह सकते हैं। इसके अलावा आबिद साहब का एक सवाल आया है। इनके पास 100 शेयर हैं शारदा मोटर के, और 1555 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आज एक ज़बरदस्त तेज़ी में भी है शारदा मोटर्स।
देखिए मुझे लगता है पर्टिकुलर इस काउंटर में आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब देखेंगे कि 1950 के आसपास ना लास्ट टाइम भी गया था, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, बाद में नीचे हो गया। तो 1950 से लेके 1960 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, फिलहाल वहां से ही अभी नीचे भी आ गया है। तो एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो तो बेटर है। मुझे लगता है अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो इस काउंटर पर 1650 1700 का जोन एक बहुत ही बढ़िया फेयर वैल्यूएशन है, वहां तक आपको फिर से मिलेंगे। कभी अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो उस केस में आप बाई करके चल सकते हो। फिलहाल अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1550। तो 1550 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशन में बने रहें। ऊपर के लेवल में थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन आप नई खरीदारी 1600 1650 के ऊपर कर सकते हैं, ये प्रदीप सर का मानना है। इसके अलावा अब आलोक कुमार जी के पास एनबीसीसी के शेयर हैं, करीब करीब 100 शेयर हैं, 104 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनका पूछना यही, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए 122 123 में मल्टीपल रेसिस्टेंस है, मुझे लगता है कि आपको होल्ड एक बार करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो नीचे आया था उसके बाद कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी खराब नहीं है, इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। और आप देखेंगे कि 2016 का जो टॉप था ऑलमोस्ट 90 के आसपास, उसके बाद हमने देखा कि फिर से 24 साल में हमने देखा प्रीवियस ईयर ही 89 के ऊपर एक सस्टेन भी अभी किया था, बाद में ब्रेकआउट आने के बाद फेल हो गया था, अभी फिर से 90 के ऊपर चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो लास्ट फेल हुआ था 124 के आसपास, फिर से वहां तक जाने का पॉसिबिलिटी है। अगर एक बार 124 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको बहुत वॉल टाइम हाई भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो 124 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर वो सस्टेन करता है तो ये तेज़ी और एक्सटेंड कर सकती है। सो अभी के लिए तो आप बने रहिए, स्टॉप लॉसेस को आप साथ में होल्ड करिएगा। इसके अलावा गौरव जी का एक सवाल आया है जुपिटर वैगन पर। अभी रेलवे से बात हो ही रही थी। सो जुपिटर वैगन इन्होंने खरीद रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, 368 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है। अब इन्हें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है उनको एक बार होल्ड करके जाना है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट में ब्रेकआउट आया है, आज भी 5.5% अभी ऊपर है। देखिए नेक रेसिस्टेंस है 490 के आसपास, उससे पहले नहीं है। तो आज भी हाई देखेंगे 457 के आसपास। तो मुझे लगता है आप एक बार एग्जिट अगर करना हो तो 485 490 इज ए गुड जोन हो सकता है आपके लिए। एक बार होल्ड करके जाइए, मुझे लगता है ये जो मोमेंटम आया है यह कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, आप एक बार होल्ड करके जाइए। नहीं तो रेलवेज को लेके आप काफ़ी बुलिश से लग रहे हो मुझे, प्रदीप सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बहुत टाइम से चला नहीं है, और लास्ट जो 2-3 दिन से चला है, मुझे लगता है ये तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि डिफेंस अभी चला था, अभी आज तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, उस तरीके से रेल अभी परफॉर्म ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि टॉप से आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक 40% 50%, इनफैक्ट 60% भी नीचे आया था, वहां से अभी बॉटम बना के ऊपर आ रहा है। तो ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेंगे। सो आई बिलीव कि जुपिटर वैगन में भी यहाँ पे 480 490 का भाव बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। तो कौन कौन से स्टॉक्स जिनको आप आइडेंटिफाई करोगे अगर आपको बेट करना हो रेलवे में तो? देखिए ऑलमोस्ट सर ऐसा स्पेसिफिक तो कोई स्टॉक मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल द काउंटर अगर आप देखेंगे कि आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, जो भी काउंटर है सारे स्टॉक ही मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इनफैक्ट मनी 9 के शो पे ही हमने आज से 1.5-2 महीना पहले, मतलब बहुत जोर शोर के मैंने रिकमेंड किया था कि बाई करके जाना चाहिए, ये भाव दोबारा नहीं मिलेगा। तो वहां से एकदम शार्प मूव आया और अभी चल भी रहा है। तो मुझे लगता है अभी नेक्स्ट पोटेंशियल है। आईआरएफसी मुझे अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट आप आईआरएफसी, आईआरसीटीसी भी बहुत बढ़िया कंपनी है, चलेंगे ओवरऑल एक थीम ही चलेंगे। तो इस थीम में एक बढ़िया तेजी अभी भी बाकी है, एक अच्छा अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब एक दर्शक हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं, हमारे साथ अबीर देवनाथ साहब मौजूद हैं कोलकाता से। अबीर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अबीर साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार दादा। नमस्कार। मेरा शेयर है जेएफ फिनांस, तो 124 का क्या बाई किया था, अभी ठीक है। क्या करें? आप कितना समय से अबीर साहब दे सकते हो, और सॉरी, कितना टाइम और दे सकते हो इसे आप? अरे 6 महीने। 6 महीने और। तो प्रदीप सर करना क्या चाहिए? 124 125 के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 50 देखिए शेयर मुझे हैं लग, और मुझे 6 लगता महीना है और दे सकते हैं।
6 महीना का अगर उनका व्यू है दैट इज वेरी गुड, क्योंकि थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाता है। 102 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट 128 और सेकंड टारगेट होगा 155। जैसे ही 155 के ऊपर आएंगे ना, तो फिर से आपको 178 से 180 का भाव मिल सकता है। तो फिलहाल आपको 102 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब मैं थोड़ा बंगाली में भी बोल देता हूँ, क्योंकि कोलकाता से है। 102 টাকার স্টপ লস মেনটেন করে আপনি হোল্ড করুন, নিশ্চিন্তে, কোনো অসুবিধা নেই। ओके, थैंक यू। आप तो बोल गए, मुझे ऊपर से निकल गया। लेकिन हाँ, 128 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पर ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। प्रदीप सर, आप कोलकाता से ही हो क्या? हाँ सर, मैं कोलकाता से ही हूँ। आप अभी कभी आप कोलकाता आइए, आपको मैं बंगाली सिखा दूंगा। नहीं नहीं, बंगाली बहुत स्वीट लैंग्वेज है, इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं, और इतनी जल्दी मैं सीख भी नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, कोलकाता में आता रहता हूँ अक्सर, 7-8 बार आया हूँ कई इवेंट्स के लिए, कई इन्वेस्टर कैंप्स के लिए। तो आप प्रॉपर कोलकाता से ही हैं? हाँ जी, मैं प्रॉपर कोलकाता से ही हूँ। अभी आप कोलकाता से बातचीत कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए बढ़िया। वो मतलब सिटी जो है, एक तो सिटी ऑफ जॉय तो है ही वैसे ही ऑब्वियसली, और दूसरा फूडिंग, मतलब फूडीज़ का डिलाइट भी है, क्योंकि इतना अच्छा खाना वहाँ पर मिलता है हर तरह का। सो ऑब्वियसली बढ़िया ब्लेस जगह पर आप हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राहुल दास साहब का सवाल है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को लेकर। इन्होंने 2235 के दाम पे खरीदारी कर रखी है। क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना बहुत चल चुका है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज भी देखेंगे कि नियर अबाउट 2372 का एक लो लगा के अभी ऊपर आ गया है। तो मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए, और विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 2250, आप 2250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। बहुत दिन से चल रहा है एक्चुअली डिफेंस, तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। तो आप एक बार 2250 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। तो 2250 का स्टॉप लेकर आप पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं अभी तो। लेकिन ये बात सही है कि ये शेयर चला बहुत है, हाल फिलहाल में एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुका है। सो उस पार्ट को भी आप भूलिएगा मत। इसके अलावा प्रदीप सर, एक सवाल आया है अनुराग शर्मा साहब का। इनके पास सिनकॉम के शेयर हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉप लॉस और क्या हेल्थ इसमें टारगेट होना चाहिए, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं तो। सिनकॉम फॉर्मुलेशंस पे सवाल है, करीब 19 रुपये का शेयर है। देखिए, चार्ट अच्छा नहीं है। आप डेली कैंडल भी देखेंगे कि मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट, वीकली कैंडल भी देखेंगे ऑलमोस्ट 19 के आसपास रेसिस्टेंस है, और मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, 1700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो सेल्स भी कंपनी के अंदर कुछ है नहीं, तो बेटर रहेगा एक बार आप एग्जिट कर जाइए इस काउंटर से। मार्केट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहां पे जाके निवेश कीजिए। इस काउंटर पेनी वाला स्टॉक हो गया सर, मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं आता है, सेल्स भी ज्यादा नहीं है, और 19 के आसपास मल्टीपल रेसिस्टेंस भी दिख रहा है मुझे। तो आपके लिए राय यही कि आप कहीं भी किसी तेज़ी में यहाँ से निकलें, अपने लॉस को मिनिमाइज़ करें, एग्जिट करें। और बहुत अच्छे अच्छे विकल्प बाज़ार में हैं, प्रदीप सर बताते रहते हैं बीच बीच में, और अभी और बताएंगे भी आगे। आप उनमें दाम लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। अब तबरेज़ अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। अख्तर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अख्तर साहब, क्या सवाल है आपका? पावर ग्रिड से मेरे 315 के 405 दिखे, तो इससे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी फिक्स करूँ या अभी इसको होल्ड करूँ। कितना समय आप इसे दे सकते हैं अख्तर साहब? 1 मंथ सर। 1 महीना और। तो क्या किया जाए प्रदीप सर? इनके पास पावर ग्रिड के शेयर हैं, 400 शेयर हैं, 315 रुपये के दाम पर खरीदारी है, और नज़रिया छोटी अवधि का है, 1 महीने का इनका नज़रिया है। क्या किया जाए इसमें? मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 288 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बहुत जल्दी आपको 315 का भाव यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 320 के आसपास, 320 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसके बाद आपको एक बार 335 मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक जो है इतना इजीली चलता नहीं है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो जैसे ही आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे तो इस बार निकल जाना बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको 303 से 304 से अचानक से 400 के आसपास मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो 315 318 जैसे ही मिलता है, 2-1 रुपया प्रॉफिट लेके निकल जाइए। 315 318 जैसे मिलता है, 2-1 रुपया प्रॉफिट लेकर निकल जाइए। ये बहुत स्लो मूवर है वैसे भी। सो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे नाम मिल सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्ट कर सकते हैं उन्हें। अदानी ग्रीन राजेश बंसीवाल साहब के पास है, 1031 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सो यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए एक बार, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं चल रहा था। अभी तो एक पूरा ग्रुप चलने वाला है, अभी नहीं चला है ठीक ठाक से। तो एक सपोर्ट भी लिया है ऑलमोस्ट 700 750 के आसपास, अभी तो स्टार्ट हुआ है चलना।
तो अभी 1020 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आप वेट करके जाइए, बहुत जल्दी आपको यहाँ से 1150 1200 का भाव मिलेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा, 795 होगा स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होता है अदानी ग्रुप। 795 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है, अदानी ग्रीन आप होल्ड करके जाइए। अदानी ग्रीन आप होल्ड करके जाइए और आपको स्टॉप लॉसेस बताए गए हैं, उन स्टॉप लॉसेस को भी आप फॉलो करिएगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, प्रदीप सर गौर से सुनिएगा। भरत जी ने सवाल पूछा है, इनको 5 साल के लिए 5 स्टॉक चाहिए जिनमें ये इन्वेस्ट करके बैठे रहें। कुछ नाम है आपके पास? देखिए, अगर आपका 5 साल का व्यू है तो मुझे लगता है आप ब्लू चिप स्टॉक्स में ही जाना आपके लिए बेटर होगा। जैसे कि आप रिलायंस इंडस्ट्री को देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी, अगर हम देखेंगे कि निफ्टी जब 29,000 30,000 होंगे ना, आपको रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से बहुत और ऊपर आ जाएगा। अभी तो रिलायंस इंडस्ट्री हमने रिकमेंड किया था 1200 के भाव से 1450 के आसपास हो गया। तो अगर आपका 5 साल व्यू है, रिलायंस इंडस्ट्री लीजिए। अगर आपका 5 साल व्यू है तो आप ब्रिटानिया को लीजिए, आप बजाज फाइनेंस को लेके जाइए। तो ऐसे आईटीसी को भी आप लेके चल चल सकते हो। अगर आपका 5 साल पे व्यू है तो आप मारुति सुजुकी भी लेके जा सकते हो। तो मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्री, बैंक पे आप एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, एक्सिस बैंक ले लीजिए। तो ऐसे काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपका 5 साल व्यू है, क्योंकि अभी मार्केट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। यहाँ से नो डाउट आज से 5 साल बाद इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ग्रो करने वाला है। और भारतीय टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल लेके जाइए। आज के डेट में इंडिया का करेंट इकोनॉमी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5.13 ट्रिलियन। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 5 साल में यहाँ से तो डबल होने का चांसेस बहुत हाई है। डबल भी नहीं होगा तो 70% 80% तो इंक्रीज हो ही जाएगा। सो यही सारे कंपनी होंगे जो नेक्स्ट 5 साल बाद लीड में रहेंगे। सो यही सारा सलाह रहेगा। तो बहुत सीधी सी बात है भरत जी, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं अगले 5 साल के लिए तो सबसे पहले हर सेक्टर का एक लीडर उठा लीजिए। वो जो आपको प्रदीप सर ने समझाया उसको और आसान तरीके से समझा देता हूँ। हर सेक्टर का जो भी लीडर हो, 4 व्हीलर का लीडर मारुति है, 2 व्हीलर का लीडर इधर हीरो है, बजाज है, जो भी है, बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएसयू का वो, प्राइवेट का वो। सो जो सेक्टर का लीडर हो, देश का लीडर ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री है सबसे बड़ी कंपनी, आईटी से टीसीएस हो गया, ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल हो गया, ये सब जो कंपनियां लीडर हैं इन सबको ले लेके रखिए। एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो सेफ कर देंगे। अगर इंडियन इकोनॉमी को बढ़ना है 5 साल में तो इनको ही बढ़ना ही पड़ेगा मजबूरी में। सो इनको आराम आराम से लेके रखिए। ये क्वालिटी कंपनियां हैं, चैन की नींद देंगे और आराम से आपका पोर्टफोलियो बढ़ने देंगे। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब जो अगला सवाल आया है वो आया है पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर। ये मनोज कुमार साहब का एक सवाल है, इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, अभी 31 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार एक बाउंस बैक आ रहा है लोअर टाइम फ्रेम से, तो उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी 34 35 का टारगेट आ सकता है, क्योंकि जो नेक रेसिस्टेंस है 38 से पहले नहीं है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा उनको। तो फिलहाल तो बने रहने का राय आपको यहाँ पर दिया गया है। एक और क्लासिक केस आपके सामने रखता हूँ मैं प्रदीप सर। सवाल आया तो उसके लिए बात करना ज़रूरी भी है। अनुराग शर्मा साहब का है, ये पूछ रहे हैं कि जीटीएल इंफ्रा लॉन्ग टर्म के पर्पज से कैसा रहेगा। मतलब मुझे आइडिया नहीं है देखिए आपका कि आप इसे ट्रैक करते हो कि नहीं करते, लेकिन जीटीएल और जीटीएल इंफ्रा सन 2011 में एक ही दिन के अंदर 60% साफ हो गए थे, 60%, और मासिव वेल्थ इरोजन हुआ था इनके अंदर। ये एफ&ओ का हिस्सा होता था जीटीएल लिमिटेड उस समय पर, और तब इसमें कितनी बड़ी फॉल आई थी। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? जीटीएल इंफ्रा वही है ना जो 1.57 के आसपास जी चल जी रहा है। जी जी जी, ₹1.5 का। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे काउंटर है जो 2000 के आसपास चल रहा था। जो जब डॉट कॉम बूम आया था उस टाइम पे एक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, केतन पारीक जी का एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक था। अभी मैंने देखा कि 1.5 साल पहले वो चल रहा है, तो उस टाइम पे जो था, अभी मार्केट टोटली अलग है। और इसमें आप देखेंगे फंडामेंटल भी, मैं फंडामेंटल डेटा भी देख रहा था, फंडामेंटल पे कुछ है नहीं। 2000 करोड़ का कंपनी है, 875 करोड़ के आसपास लॉस है। तो आप तो पहले एक चीज देख लीजिए, वो होप में आप बिल्कुल भी मत रहिए कि ये स्टॉक यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा। प्रोमोटर के पास जितने भी इक्विटी होल्डिंग था 100% प्रोमोटर ने प्लेज कर दिया। सो आप प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे नहीं है, 3.23% के आसपास है। अगर मेरा कंपनी है, अगर मैं ही प्रोमोटर हूं, अगर मेरा कंपनी का शेयर मेरे पास ही नहीं है, तो उस स्टॉक में मैं क्यों पैसा लगाऊंगा? तो मेरा स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन नहीं है, आप एग्जिट कर जाइए, लेने का भी मत सोचिए।
सर भाव और वैल्यू का अंतर समझिए। कोई चीज़ की अगर भाव कम है ज़रूरी नहीं उसकी वैल्यू कम होती है। ये 1 रुपये का शेयर इसीलिए है क्योंकि ये 1 रुपये वाली सिचुएशन में है। जो 1000 रुपये की सिचुएशन में वो 1000 रुपये के आसपास है। सो अंतर समझिए और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा। अब एक दर्शक और हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। नकुल वत्स साहब हैं फरीदाबाद से। नकुल जी नमस्कार। नकुल जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल था सुज़लॉन पे और इन्होंने सुज़लॉन की अच्छी खासी यानी कि 13,000 शेयरों की क्वांटिटी ले रखी है 58 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें प्रदीप सर? बहुत टाइम से ही 58 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा था, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, तो अभी 51 के ऊपर आ चुका है, 61 62 चल रहा है। मुझे लगता है आपको एक बार वेट करके जाना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 68 70 का भाव यहाँ पे मिलेंगे। आप फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली अभी, पहले तो आपको पता ही है एक टाइम पे कितना हायर प्राइस में ट्रेड करता था। मतलब ऐसे आपको मैं फंडामेंटली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे फ्रेश निवेश करके जाइए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, सोचते हो कि नहीं मेरे को 2-1 महीने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 56। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 68 70 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और मेरा एडवाइस भी रहेगा सबसे, अगर किसी के जो बाइंग प्राइस है वो जैसे ही आ जाएंगे ना, आप स्टॉक से निकल जाइए। फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे नहीं करना है। तो आप फ्रेश एंट्री भी यहाँ पर ना ही करें, वो ज़्यादा बेटर है एटलीस्ट अभी की सिचुएशन को देखते हुए। एक सवाल रीना परमार जी का है। इनके पास BEL के शेयर हैं, 296 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए BEL हमने रिकमेंड किया था आप ही के चैनल में, वो है 270 से 280 से। पहला टारगेट था मेरा 340 और सेकंड टारगेट था 380। तो 380 तो आज ही का ऑलमोस्ट हाई था 373 के आसपास। तो मुझे लगता है अभी जो 364 के आसपास चल रहा है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना चल चुका है। आपको एक बार प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लेना चाहिए। नहीं तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपका 355 के आसपास। तो मुझे लगता है 355 आप एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पे होल्ड कीजिए। सो एक बार बेटर रहेगा। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो फिर मुझे लगता है 400 के ऊपर भी आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंटायर द डिफेंस सेक्टर में। तो एक बड़ी डिफेंस सेक्टर में गिरावट की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है प्रदीप जी की तरफ से। सो इसलिए आपके लिए राय यही कि आप यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर एटलीस्ट निकल सकते हैं। मुख्तार खान साहब का एक सवाल आया है कि ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कहाँ करना चाहिए? देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फर्स्ट यहाँ पे तो सर क्वेश्चन सारे बहुत कुछ आ जाता है कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो मुझे लगता है आप एक आज के दिन के हिसाब से निफ्टी आईटी बहुत दिन से चला नहीं था, एंड निफ्टी आईटी टॉप से भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 32% नीचे आ गया था। सो इंटर निफ्टी आईटी में एक रिकवरी चल रहा है। ये 1-2 दिन वाला सिचुएशन नहीं है। आप देखेंगे निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास लो भी आ गया था, लो में। बहुत टाइम बाद निफ्टी आईटी चल रहा है और अभी देखिए 32,000 34,000 35,000 अभी ऐसे ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है निफ्टी आईटी 20 आपको लेके होल्ड करना चाहिए। बहुत टाइम बाद निफ्टी आईटी अभी चल रहा है, रिकवरी मोड में है। तो आपको अगर निफ्टी आईटी आप लेके चल सकते हो, इसमें आपको 10 लाख रुपया नहीं इन्वेस्ट करना, आप 1 से 2 लाख कर सकते हो। ऐसे ही आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका स्टॉक मार्केट का व्यू है, जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले ही बता रहा था, हर एक इंडस्ट्री से आप लीडर ले लीजिए और लीडर्स के साथ आप जाइए। तो आपको लेवल बताए गए हैं, लीडर्स बताए गए हैं, नाम बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं, आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प 1 साल के लिए कैसा रहेगा? 4,000 रुपए के दाम पे खरीदारी है। मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प ना अभी चलेंगे, क्योंकि देखिए सुमित जी, आप एक चीज इंटरेस्टिंग पॉइंट किए, लगातार जो हाई था ना ऑलमोस्ट 6,200 के आसपास, तो नीचे आ गया था 3,300 के आसपास, वहां से अभी रिकवरी मोड हुआ है। तो मुझे लगता है ये ना अभी थकने वाले से नहीं है, ये थकेंगे 4,800 5,000 के आसपास थोड़ा जाके। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 4,800 5,000 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो 4,800 5,000 के दाम आपको हीरो मोटोकॉर्प में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वैसे भी इसकी जो एक रिसेंटली लिस्टेड आर्म है एथर, उसमें भी कोई खास गिरावट आई नहीं है। सो वो सस्टेन कर रही है, तो ये भी कुछ हद तक सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से उसकी लिस्टिंग हुई तब से लेकर अब तक शेयर ऑलरेडी 600 रुपये चल भी चुका है। इसके अलावा एक सवाल हेरिटेज फूड्स के ऊपर है। राधा कृष्ण जी का सवाल आया है, 578 के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आप क्या राय रखते हो उस पर?
मुझे लगता है यहाँ पे ना 440 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा आपको ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। तो 440 के ऊपर जैसे आएंगे उसके बाद जाके आपको 480 500 का प्राइस मिल सकता है। फिलहाल आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, अभी 413 चल रहा है, आपको 376 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर कभी भी 376 के नीचे जाता है आपको इस काउंटर पे रहना नहीं है, आपको एग्जिट करना है। फिलहाल आप वेट कीजिए एंड होल्ड करके जाइए। तो वेट कीजिए और होल्ड करके जाइए, ये आपको एक राय दी गई है। नवीन कुमार सैनी साहब जयपुर से हैं, राजस्थान से। इनका करीब लंबी अवधि का निवेश है और 50% का रिटर्न ये मांग रहे हैं करीब 2 से 3 सालों में। आप क्या राय रखते हैं? कोई 2-3 नाम सजेस्ट कर पाए? देखिए, एक स्टॉक में ना ब्रेकआउट आया है सर, मैं बताना चाहूंगा, आप चाहो तो इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, कंपनी का नाम है मेड प्लस हेल्थ, मेड प्लस हेल्थ सर्विस। तो इसमें देखिए बेसिकली आपकी 922 के आसपास भाव चल रहा है, 921 के आसपास भाव चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, 1-2 हफ्ता है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे प्राइस आएंगे 935 एंड 980 का टारगेट। ये शॉर्ट टर्म का मैं टारगेट बता रहा हूँ, लेकिन स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, इतना भी खराब नहीं है, फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है। मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने के लिए, 4 से 5 महीने आप टाइम दीजिए, इस स्टॉक आपको 1100-1200 का भाव भी आते हुए दिखेंगे। 4 से 5 महीने का समय दीजिए, 1100 से 1200 के भाव भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेड प्लस एक नाम आपको बताया गया है। आरके फोर्जिंग रेणु सिंघल जी के पास है 985 रुपये के दाम पर। क्या इसमें ये पोजीशन को होल्ड करें, क्या इसमें अपना लॉस बुक कर लें? देखिए, मुझे लगता है कि इसका एक स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 680 के आसपास। तो 680 के आसपास उसके बाद नीचे अभी आ गया है, लेकिन इसका जो फ्रेश अभी नेक्स्ट हफ्ते से बॉटम बना है, अभी चला नहीं है स्टॉक, तो चलने का हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बहुत टाइम से नीचे आ रहा था। तो मुझे लगता है आपको एक बार वेट करना चाहिए, 585 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और वेट कीजिए। बहुत जल्दी आपको 650 एंड 660 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है खास तौर से कि आपको करना क्या है आरके फोर्जिंग के संदर्भ में। कंपनी अच्छी है, लेकिन हाल फिलहाल में गिरावट काफ़ी आई है। जयदास साहब के पास जेके पेपर के शेयर हैं 307 रुपये के दाम पे और 326 रुपये पे क्रॉम्पटन है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, जेके पेपर अभी 354 के आसपास चल रहा है। एक लास्ट वीक भी मोमेंटम आया था ऑलमोस्ट, आप देखेंगे कि 315 के बाद लगातार परफॉर्म किया और 350 के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार हेल्दी करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी करेक्शन में मुझे लगता है एक बार 5 से 10% नीचे आ सकता है। उस केस में आप एवरेज कर सकते हो इस काउंटर को, और आपको बने रहना है। अभी 385 एंड 390 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और क्रॉम्पटन देखिए, क्रॉम्पटन अभी मार्केट कैप देखेंगे ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास है, और नीट प्रॉफिट में भी 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है क्रॉम्पटन ने। 351 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 365 368 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही 370 के ऊपर सस्टेन करेंगे ना, बहुत जल्दी आपको 405 और 410 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो आपको एक बार बने रहना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 325। तो 325 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की राय यहाँ पर दी गई है, क्रॉम्पटन के संदर्भ में भी और अदरवाइज भी। एक वोडाफोन आइडिया, जितेंद्र साहब का एक सवाल आया स्टॉक को लेके। अभी इसमें लोअर सर्किट भी लगा था कुछ देर पहले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया दोबारा एजीआर मामले को लेकर। सो क्या किया जाए इसमें? सर, हमने एक दिन विवेक जी के साथ शो किया था, जिस दिन गवर्नमेंट स्टेक लिया था। अभी देखिए, गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 48% 49% अप्रोक्स है। अगर आप देखेंगे इनका डेट 2,10,000 करोड़ के आसपास इनके पास डेट था। अभी जो इक्विटी में कन्वर्ट हुआ 37,000 करोड़ माइनस कीजिए, अभी भी इनके पास 1,70,000 करोड़ के आसपास इनके पास नीट डेट है। तो इसका भी इंटरेस्ट बनना है वोडाफोन आइडिया को। और मैं तो सर यूज करता हूँ सिम जियो का या तो एयरटेल का। वोडाफोन आइडिया आज से 4-5 साल पहले यूज करते थे, तो मेरे साथ ही ऐसा है, ऑलमोस्ट मार्केट में ही ऐसा सिचुएशन है। तो मुझे नहीं लगता वोडाफोन आइडिया का कुछ होने वाला है। बहुत सारे न्यूज डेली आता है, बहुत सारे रिटेलर इन्वेस्टर इसके अंदर ट्रैप्ड है। लेकिन मैं प्रदीप हलदर ये लाइव टीवी में बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता वोडाफोन आइडिया का कुछ होने वाला। इतना
बार न्यूज हमने न्यूज में भी बताया, जब 9 रुपीज था, 8 रुपीज था, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। और सर यहाँ से अगर डबल भी हो जाएगा ना, 12-13 टका के आसपास चले जाएंगे, तो मैं फिर भी वोडाफोन इंडिया को इग्नोर ही करूंगा। मेरा तरफ से तो बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। तो फिलहाल खरीदारी की राय आपको नहीं दी गई है वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन आइडिया में प्रदीप सर की तरफ से डेट का कंसेप्ट आपको बताया गया, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जितने इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, करीब 11,000 करोड़ शेयर होल्डर हैं, जो इस देश में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर हैं। और दूसरा, इस कंपनी की करीब करीब 7400 करोड़ रुपए के आसपास की डेट है, का लॉस है, जिसको प्रॉफिट में कन्वर्ट होने में ही कम से कम दुगना इन्हें कमाना पड़ेगा, तब जाके 1 रुपये की ईपीएस जनरेट कर पाएंगे या 50 पैसे की ईपीएस जनरेट कर पाएंगे। सो आइडियली फंडामेंटली कंपनी में कुछ नहीं है। हाँ, टेक्निकल मूव आते रहते हैं, उसको आप जैसे चाहो देखो, लेकिन आइडियली यहाँ पर फंडामेंटली बहुत कुछ बचा नहीं है इस कंपनी में। इसके अलावा अब बातचीत करने के लिए हमारे पास और भी सवाल आए हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर साहिल जी का एक सवाल आया है। 6500 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? टाटा इन्वेस्टमेंट, राइट? देखिए, जी। टाटा इन्वेस्टमेंट एक कंसोलिडेशन पैटर्न में था और अभी एक बॉटम बनाया, तो अभी एक रेसिस्टेंस है 6,450 के आसपास। तो 6,450 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। वीकली चार्ट में अभी शॉर्ट टर्म पे ब्रेकआउट नहीं आया है, तो मुझे लगता है एक अभी टाइम चाहिए, एक टाइम करेक्शन चाहिए। ऊपर के जोन पे 6,700 और लोअर टाइम फ्रेम में आपको 5,800, इसके अंदर ही नेक्स्ट 2 से 3 महीने रहेंगे। इसके ऊपर जैसे ही कोई भी लेवल तोड़ेगा, तो उसके बाद ही ब्रेकआउट आएगा। मतलब 6,700 के बाद ही नेक्स्ट जो फ्रेश यहाँ पे एक रैली आएगा, उसके बाद, उससे पहले नहीं। तो जो फ्रेश रैली आएगा उसमें अप मूव शायद थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़े, उस हिसाब से भी आप नज़र रखना। इसके अलावा कुछ और सवालों में आयरेडा, एक विवेक पटेल साहब का सवाल आया है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसमें अभी 175 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार होल्ड करके जाना है। बहुत जल्दी आपको 185 एंड 90 का प्राइस मिलेंगे। और क्योंकि बहुत टाइम से चला नहीं है, अभी बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ऊपर आ रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 175 चल रहा है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 145 होल्ड, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए। नेक्स्ट 6 से 8 महीना आपको 200 के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखेंगे। ओके, तो 200 के ऊपर के प्राइस यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो बेटर इज आप यहाँ पर फिलहाल तो बने रहें, बट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक हैं, इनके पास साइन डीएलएम के शेयर हैं, करीब 430 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, साइन डीएलएम का मेरा कॉल दिया हुआ था आज से 2-3 दिन पहले ही, एक डिस्क्लेमर है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पे 490 के आसपास अभी चल रहा है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 505 और मुझे लगता है कि 515 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इसको देखते हो, तो मुझे लगता है 455 का एक स्टॉप लॉस होगा और 515 आपको बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम पे आते हुए दिखेंगे। और 515 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन करता है, तो अभी 630 से पहले कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो हाई पॉसिबिलिटीज है इस पर्टिकुलर काउंटर चलने का। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो फिलहाल बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को साथ में फॉलो करना है। वैसे ये कंपनी की इस क्वार्टर के नंबर बहुत रोबस्ट थे और अच्छे नंबर्स के बाद शेयर चला भी था, तो आपके लिए बने रहने की राय यहाँ पर दी गई है। भारत बिजली के शेयर हैं प्रीति अग्रवाल जी के पास, 65 शेयर हैं 4,000 रुपये के दाम पर। वो पूछ रही है कि इसमें करना क्या चाहिए? कौन सा स्टॉक सर? भारत बिजली। भारत बिजली, ओके। सो अभी 3,000 भारत बिजली, राइट? मेरा जी जी। एक्चुअली डेटा पे नहीं आ रहा है सर। तो आपको इसका नाम मैं कोड बताऊं बीएससी का? अच्छा, तो आ गया 3126 के आसपास चल रहा है, राइट? जी। हाँ, तो देखिए, इसमें बेसिकली एक बेस अभी बनाया, बॉटम बनाया, अभी ऊपर आ रहा है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2950। मुझे लगता नहीं कि 2950 के नीचे जाना चाहिए। जिस तरीके से बेस अभी बनाया, लगता है कि ऊपर ही आएगा। नेक्स्ट 3,850, इससे पहले कोई रेसिस्टेंस बड़े लेवल पे नहीं है, तो एक बार 3,850 तक जा सकता है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो बने रहना ज़्यादा बेटर यहाँ पर रणनीति रहेगी भारत बिजली के संदर्भ में। लो वॉल्यूम स्टॉक रहता है, सो थोड़ा सा अप मूव आना शुरू हुआ है, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर बने रहिए। इसके अलावा
एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक और सवाल पूछने के लिए अब मौजूद है आनंद कुमार गुप्ता जी, जो कि प्रयागराज से मौजूद है। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनके पास वरुण बेवरेजेस के शेयर थे, करीब 150 शेयर हैं और 514 रुपए के दाम पर खरीदारी है इनकी। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए वरुण में मुझे लगता है कि अभी 499 500 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 465 के आसपास। 465 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फ्रेश चार्ट में कोई मोमेंटम है नहीं, अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड में ही है, तो 465 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ से 510 515 का भाव आते हुए दिखेंगे, लेकिन ब्रेकआउट फ्रेश आएगा 560 के ऊपर ही। तो 560 ऊपर जैसे ही क्रॉस करेंगे एक साइकिल से बाहर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रैली आना पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल अभी कोई मोमेंटम नहीं होने वाला इस काउंटर में। तो अभी तो कोई मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए और बस स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। इसके अलावा मृणाल हल्दर जी हमारे साथ वहाँ कुवैत से मौजूद हैं और ये वहाँ से सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है टाटा टेक पर 744 रुपए के दाम पर लिया है, शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट्स क्या रहेंगे? देखिए टाटा टेक्नोलॉजी ने आईपीओ के बाद हमने देखा कि लगातार नीचे ही आया है और अभी लोअर टाइम फ्रेम से बॉटम बनाया। मुझे लगता है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 730 के आसपास। 730 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से अभी एक ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन ये ब्रेकआउट कंफर्म है कि नहीं इसको वो भी बोल नहीं सकते, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी ना बहुत टाइम से नीचे आ रहा है। अभी एक हफ्ते का कंफर्मेशन से इसको कंफर्म नहीं बोल सकते। तो मुझे लगता है आपको 780 790 तक जा सकता है। अगर 800 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में इसमें फिर से रैली आ जाएगा और बाइंग आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आप 730 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर के ऊपर होल्ड करके देखिए, वेट कीजिए। लेकिन ये रैली कंफर्म है कि नहीं मैं बता नहीं सकता इस टाइम पे। लेकिन फिलहाल के लिए जो अप मूव आ रहा है उसकी वजह है कि MSCI का एक फ्लो आना है जो 30 मई के आसपास आना है। उससे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कुछ फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बाइंग फ्लोज, और वो 18 लाख के आसपास शेयर्स के बाइंग फ्लो है, जो नुवामा की एक रिपोर्ट भी थी। इसके बाद स्टॉक में एक अच्छा अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इस पूरे महीने में 14 से 15% के आसपास की तेज़ी ऑलरेडी स्टॉक दिखा भी चुका है। सो इस लिहाज से भी आप नजर रखिए। बाकी स्टॉप लॉस आपको बताया गया है। राधिका ज्वेलरी करीब 85 रुपये में कुमार दास साहब ने लिया हुआ है। करना क्या चाहिए स्टॉक में? राधिका ज्वेलरी का मार्केट कैप है 1000 करोड़ के आसपास और 50 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट है। अभी 92 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आपको एक बार 85 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है एक बार 98 और 100 के आसपास आपको टारगेट आएंगे। 100 के ऊपर आएंगे, क्लोजिंग होगा तो उसके बाद ही एक नया जो साइकिल है साइकिल में चला जाएंगे और आपको एक बार नया फिर से 115 120 का भाव मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल 98 96 का एक टारगेट के लिए आपको वेट करना है। ओके एक ऋषभ राठौर साहब का सवाल है। आपके क्षेत्र की कंपनी है सेनको गोल्ड, 410 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, आपको पसंद है क्या? देखिए सेनको गोल्ड एक्चुअल बढ़िया कंपनी है और मुझे लगता है कि 367 के आसपास है और 400 के 10 के आसपास अगर आपका बाइंग प्राइस है तो मुझे लगता है कि आप 3 से 4 महीना थोड़ा वेट कीजिए। मुझे लगता है आपका प्राइस भी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर सेनको गोल्ड एंड कल्याण ज्वेलर्स दोनों के अंदर हम कंपेयर करेंगे तो बेटर है कल्याण ज्वेलर्स सेनको गोल्ड के हिसाब से। सेनको गोल्ड का जब आईपीओ आया था 400 करोड़ के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ था, उस टाइम पे इनका मार्केट कैप था 2450 करोड़ के आसपास। अब अभी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेनको गोल्ड का है 5900 करोड़ के आसपास। तो बहुत ग्रो हुआ है, नो डाउट इन्वेस्टर ने बहुत पैसा भी बनाया और अभी करेक्शन भी हुआ जैसे मार्केट नीचे गिरा। लेकिन उस तरीके से अभी रैली नहीं आ रहा है जिस तरीके से कल्याण ज्वेलर्स में आया था। तो मार्केट कैप एंड एवरीथिंग कल्याण ज्वेलर्स इज बेटर। तो मुझे लगता है सेनको गोल्ड भी खराब नहीं है। आपका प्राइस आ जाएंगे 410 420 जो भी आपका भाव है, आप एक बार यहाँ पे वेट करके जाइए। तो फिलहाल आप वेट करके जाइए, अभी समय दीजिए, आपका दाम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि आपको और अच्छे विकल्प और अच्छे नाम बताए गए हैं, लेकिन फिर भी आप अगर आप चाहें तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल बने रह सकते हैं। अंकुश जी का सवाल है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट को लेकर, करीब 817 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीदारी की थी, अब 697 आ गया, बीच में ये चला था एकदम से, फिर वापस कूल ऑफ हो गया, अब क्या करा जाए? सर कौन सा स्टॉक? वेस्ट लाइफ, जिसको मैकडोनल्ड्स का जो मास्टर फ्रेंचाइजी है वेस्टर्न जोन का। ओके तो बेसिकली अभी 168 के आसपास चल रहा है वेस्ट लाइफ।
तो यही वाला है ना सर? जी। हाँ, तो ये एक्चुअली बीएसई में लिस्टेड है। ओके, तो नहीं, एनएससी में भी 168 अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ, एनएससी में भी। 700 रुपये का दाम है इसका। ओके, आई थिंक तो फिर मैंने, मेरा चार्ट पे नहीं आ रहा है, गलत स्टॉक मैंने ले लिया है। अगर आप बीएससी कोड चाहें तो 505533 ये इसका बीएससी कोड है। नहीं आएंगे सर मेरा चार्ट चलिए में। आगे बढ़ते हैं। दीपक सिंह साहब हमसे सवाल पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग और यस बैंक का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? बजाज हाउसिंग और यस बैंक। देखिए, बजाज हाउसिंग मुझे एक्चुअल में अच्छा लगता है, खराब नहीं है। आईपीओ के बाद नीचे आया है, लेकिन लोअर अगर एक वैल्यूएशन जो हम देखेंगे ना, वैल्यूएशन की हिसाब से सही है। 126 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आप एक बार 110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 110 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए। बहुत जल्दी आपको 135 140 के भाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और येस बैंक पर्टिकुलर देखिए, सेम केस है वोडाफोन आइडिया की तरह ही, बहुत न्यूज में है, बहुत चलने का। लोग बोलते हैं कि नहीं 30 हो जाएगा, 35 हो जाएंगे। येस बैंक मैं उस टाइम से सर देख रहा हूँ जिस टाइम से येस बैंक 300 के आसपास भाव था, और उस टाइम पे प्रोमोटर थे राणा कपूर जी, उन्होंने बोला था कि येस बैंक मेरे लिए डायमंड है, मैं तो नहीं बेचूंगा और मेरे नेक्स्ट 3 जनरेशन भी नहीं बेचेंगे। उसका 1 महीने के अंदर अंदर हमने देखा राणा कपूर जी के साथ क्या हुआ, उनके पास कोई भी शेयर नहीं था। तो बेसिकली येस बैंक, अभी बहुत सारे न्यूज यहाँ पे आएंगे। मुझे लगता है 21 22 एक अच्छा जोन है। जिन्होंने 17 18 रुपए पे बाई किया है, हो सकता है ये जो रैली है, इस रैली में आपको 26 27 इनफैक्ट 30 भी आ जाए, तो आपको उस रैली में निकलना है। लेकिन फ्रेश बाई एज ए इन्वेस्टर्स आप नेक्स्ट 2 से 3 साल के व्यू के लिए आप येस बैंक पे 25 26 में मत कीजिए, बेटर काउंटर है उसमें कीजिए। तो आपको एक राय दी गई है यहाँ पर किस तरह से आपको इस स्टॉक के अंदर परफॉर्म करना है। लेकिन हाँ, यस बैंक का हिस्ट्री इसके आईपीओ से ही आपको पता चल जाएगी। इसके आईपीओ में एक बहुत बड़ा इश्यूज आए थे उस समय पर। रूपा बेन पंचालाल के नाम से वो एक आईपीओ स्कैम था, आप कभी सर्च करिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या सिचुएशन इस बैंक की रही है। तो ये पहले दिन से ही कुछ ना कुछ सुर्खियों में रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब दीपक कुमार गुप्ता जी हैं, बक्सर से मौजूद हैं। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार गुप्ता जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास कोफोर्ज के 20 शेयर हैं जो बाइंग प्राइस इसकी 6400 रुपए है, और मैं 2 ईयर का होल्ड भी कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें अभी? ओके, तो करना क्या चाहिए प्रदीप सर इसमें? इनके पास कोफोर्ज के शेयर हैं 6400 रुपए के दाम पर, और कोफोर्ज के शेयर है 6400 पे, इस समय भी दे सकते हैं। करना क्या चाहिए ना इसमें? देखिए, अच्छा कंपनी है। मुझे लगता है आपको एक बार 7650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और वेट करना है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 8800 का टारगेट, और जो ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 9000 के ऊपर भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो 7750 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप पर्टिकुलर इस काउंटर को होल्ड कीजिए। तो आपके लिए राय यही कि आप यहाँ पर फिलहाल तो इसके अंदर बने रह सकते हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, समय दीजिए, अच्छा गेन है, इस क्वार्टर के नंबर भी ठीक थे, तो बने रहने में ज़्यादा बेटर आपके लिए राय रहेगी। नारायण तिवारी जी के पास एसबीआई के शेयर हैं 770 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी की और आज 800 ही पार हुआ एसबीआई। किया क्या जाए यहाँ पे? देखिए, हमने लास्ट वीक ही बताया था, उस टाइम पे एक बार 805 807 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आपने मुझे पूछा था कि अगर एसबीआई खरीदना है तो कौन सा जोन में, मैंने बताया था उस टाइम पे एक बार अगर नीचे मिलता है तो उस टाइम पे हमको लेना है। एसबीआई नो डाउट मेरा फेवरेट काउंटर है, पीएसयू में नंबर 1 है, 798 800 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आप एक बार होल्ड करके जाइए। आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे 724 के आसपास, और पहला टारगेट यहाँ पे होगा 866 और सेकंड टारगेट होगा 900 के आसपास। तो आप एक बार होल्ड करके जाइए, थोड़ा टाइम चाहिए। पीएसयू थोड़ा भागा था, अभी ढीले चल रहा है। तो जैसे ही नेक्स्ट भागेंगे पीएसयू, तो उसमें से एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहेंगे। तो एक बार होल्ड करके आपको जाना है। तो एक बार को बने रहना है। वैसे भी इसकी क्वालिटी को लेकर तो कोई सवाल है ही नहीं, सिर्फ प्राइस को लेकर सवाल है। सो आप आराम से इसके अंदर बने रहें, और आप अपनी रणनीति भी इसमें तेज़ी की तरफ ही रख सकते हैं। सो प्रदीप सर, एसबीआई का पहला जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, आप तो इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे ही। और ये इंपीरियल बैंक के नाम से उस समय पर कामकाज होता था, आज से 100-150 साल पहले। तब से ये कोलकाता से एक बड़ी हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री रखता है, और आज
एसबीआई का सवाल आया तो इसलिए आपके सामने इस पे पूछना भी बनता है। तो ये अगर किसी बुरे दौर में मिले नीचे के लेवल पे, तो कहाँ तक अब आपको लगता है कि इसको लॉन्ग करना चाहिए? मुझे लगता है अगर नेक्स्ट फ्रेश एक्चुअल बैंक निफ्टी में तो मैं कोई प्रॉब्लम अभी आज के दिन के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ। और मार्केट में मुझे लगता है कि डीप मिलेंगे, लेकिन उतना भी अभी ज्यादा नहीं है। मार्केट में टेंशन अभी ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो अगर कभी भी हमें यहाँ पे 750 760 के भाव मिलता है तो ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें बस इन्वेस्ट करना है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। अब देखिए निफ्टी कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी बेटर चल रहा है और 52 वीक हाई के आसपास ही है। सो ज्यादा वेट करने वाला सिचुएशन है ही नहीं। जितना अब टेंशन था मार्केट में खत्म हो चुका है। 750 740 कभी भी मिलता है तो बाई करके जाना बेस्ट रहेगा। 750 740 के जोन्स में कभी भी मिले तो आप वहाँ पर खरीदारी करके चलें, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए अब जरा कुछ उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पर बज़ है, खबरें हैं, ट्रिगर हैं और उनके आधार पर किस तरह के मूव्स हैं, तो उन पर जरा बात कर लेते हैं बजिंग स्टॉक्स में। प्रदीप सर, बजिंग स्टॉक में पहला नाम आता है डीवी स्लैब का। एक स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए और नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड भी हैं, 7200 रुपये के टारगेट भी दे रहे हैं। आप क्या राय रखते हो उसके ऊपर अब? सर मैं पॉजिटिव हूँ डिवीज लैब को लेके। और देखिए फार्मा के अंदर बहुत सारे कम स्टॉक है जो अभी 52 वीक हाई के आसपास है। तो मुझे लगता है ये जो रैली है, रैली कंटिन्यू रहेंगे। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 5950, थोड़ा दूर हो रहा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स हो तो आपको वही लंबी अवधि के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये स्टॉक पार्टिकुलर 6800 7000 के ऊपर भी जाते हुए आपको दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो जिनके पास है बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है स्टॉक के अंदर। कल्पतरु प्रोजेक्ट एक और ऐसा नाम है। नंबर्स आए, नंबर्स इनके ठीक ठाक रहे और ठीक ठाक नंबर में रिएक्शन भी ठीक ठाक है। 2-2.5% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। रेवेन्यूज में भी जंप है, मुनाफे में भी जंप है, मार्जिन भी बेटर आए। क्या किया जाए इसमें? सर होल्ड करने का सलाह रहेगा। फंडामेंटल भी अच्छा ही है। ऑलमोस्ट 560 करोड़ के आसपास कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है। आप देखेंगे कि 1100 अभी 15 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 1203 इससे पहले तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो नो डाउट 1190 1200 के आसपास जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस के साथ आपको चलना है। 990 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स हो, आपको यहाँ पे व्यू रखना है 3 से 4 महीने का। तो आपके लिए राय यही कि आप व्यू रखिए 3 से 4 महीने का और बने रहिए इसके अंदर। इसके अलावा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज एक नाम है जहां पर जो लॉक इन शेयर है 3 महीने का वो खुल रहा है। सो प्रदीप सर, ये आपके आईपीओ की थ्योरी में कितना फिट बैठता है कि आईपीओ जब आया वहां से तो ये ऊपर गया और वहां से नीचे आकर भी वहीं पर ही खड़ा है अभी जहां पर आईपीओ प्राइस था, तो अब क्या किया जाए? देखिए ये बेसिकली आईपीओ हाई के नीचे ही अभी ट्रेड हो रहा है। तो जब तक ये एक्चुअल में जो अपना आईपीओ दिन का हाई है, उसके बाद का जो हाई है ऑलमोस्ट 837 840 के आसपास, उसके ऊपर नहीं जाता है तो इसमें ना फ्रेश मोमेंटम नहीं आएंगे। अभी 740 के आसपास चल रहा है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्विंग लो। जो स्टॉप लॉस होगा 670 के आसपास होगा स्टॉप लॉस। 670 इज योर स्टॉप लॉस, आप होल्ड कीजिए। फ्रेश बाई आपको नहीं करना है। फ्रेश बाई होगा आपका 830 के ऊपर ही। उसके बाद आपको वेट करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे। आपको बहुत जल्दी आपको उसके बाद 1000-1200 आते हुए दिखेंगे, लेकिन इस केस में अभी नहीं लेना है आपको। तो अभी आप फिलहाल मत लीजिए। लॉक इन खुल रहा है, वैसे भी थोड़ा बहुत प्रेशर शायद रह सकता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। एक केईसी इंटरनेशनल कंपनी को ऑर्डर मिला है। 1133 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर के बाद रिएक्शन भी स्टॉक में पॉजिटिव साइड पे ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 2.5% ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कैसे देख रहे हो आप इसे? बेसिकली आप देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आया है, लेकिन इसका अभी इमीडिएट लेवल पे ना 824 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है 824 830 क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप देखेंगे आज 844 गया था, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। क्योंकि 830 पे ना एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आएंगे उसके बाद मुझे लगता है एक बार यहाँ पे 880 या 900 के ऊपर भी आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन 830 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 830 के ऊपर क्लोजिंग देना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा केईसी के केस में।
इसके अलावा प्रोटीन ई गवर्नेंस, आज का एक्सीडेंट 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, क्योंकि कंपनी को जो पैन 2 प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर मिलने वाला था, उस रेस से ही कंपनी बाहर हो गई है। आज 12:30 बजे कॉन कॉल हुई और कॉन कॉल में बहुत शायद पॉजिटिव साइड पे कमेंट्री नहीं आई है, इसीलिए स्टॉक में कोई खास रिएक्शन नहीं है और सर्किट भी हेवीली लगा हुआ है। आप कैसे देख रहे हो प्रोटीएन को? सर आज तो 20% सर्किट ऑलरेडी लग चुका है, तो जिनके पास है उनको तो बहुत लॉस अभी हो रहा है। तो सलाह ही रहेगा, अगर कल जैसे ही मार्केट ओपन होता है, आप फर्स्ट 2 से 3 मिनट पे स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि देखिए लास्ट जो आईपीओ आया था उसके बाद से लगातार अच्छे से परफॉर्मेंस भी नहीं दिया, कंसोलिडेशन कर रहा था वीकली चार्ट पे। अब जैसे ही अभी ऐसे खराब न्यूज आया है, उसके बाद हमने देखा अभी 1140 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आज तो 20% नीचे है, कि हो सकता है यहाँ से आधा भी हो जाए। तो बेटर रहेगा आप एक बार कल जैसे ही मार्केट ओपन, फर्स्ट 1 मिनट पे 2 मिनट पे इस काउंटर से निकलने का सलाह रहेगा। 0 प्रमोटर होल्डिंग और 40% रिटेल होल्डिंग, यानी कि मेजरली इस कंपनी में 40% हिस्सा रिटेल का है। इसीलिए शेयर में आज जो बिकवाली है उसका बड़ा डैमेज शायद रिटेल को ही बियर भी करना पड़ा होगा। एक नाम और देखिए, वो है KPEL का। आज इनकी एनालिस्ट कॉल है, रिसेंटली नंबर आए, नंबर्स के बाद से पूरा ग्रुप तेजी में आ गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर पूरे ग्रुप के आए, लेकिन KPEL की आज एनालिस्ट कॉल है शाम को 5:30 बजे। गाइडेंस स्ट्रॉन्ग दिए इन्होंने, 50 से 70% की ग्रोथ की, स्टॉक 14% ऊपर है। क्या किया जाए? देखिए मुझे लगता है एक बार आपको होल्ड करके जाना है, क्योंकि चार्ट अच्छा है और एक न्यू बाय यहाँ पे आपको नहीं करना है। 495 497 पे रेसिस्टेंस आ रहा है, चार्ट फिलहाल अच्छा है, मुझे लगता है आपको 520 भी आ जाएंगे इस रैली में। तो अगर 500 के ऊपर होता है और क्लोजिंग देता है, तो उस केस में आपको लेना है, अभी फिलहाल नहीं है। तो एक बार आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेना है, जिनके पास है एक बार स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 475। अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो आपको 475 का स्टॉप लॉस आज मेंटेन करके जाना है। 475 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। नई खरीदारी यहाँ मत करिए, नीचे कहीं मिले तो वहाँ पर आप खरीदारी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सब वो स्टॉक जहाँ पर काफ़ी बज़ थी, चर्चाएं थी, खबरें थी, तो इन पे बात करना भी ज़रूरी था, इसलिए बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटते हैं। तो ये सब वो स्टॉक जहां पर काफ़ी खबरें थी। अब जरा कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद प्रदीप सर की इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी जाएंगे। अगले दर्शक जो हमारे साथ मौजूद हैं वो जय किशोर साहब मौजूद हैं पटना से। किशोर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके रेगुलर दर्शक हैं सर आपके। थैंक यू जय किशोर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या सवाल है आज आपका? सर इंडस टावर है हमारे पास, ओके 279 के रेंज में, ठीक है। क्या करना चाहिए सर? नजरिया कितना रखा है आपने जय किशोर साहब? हमारा विचार है इसको बेचने का ही नहीं। इसको बेचने का नहीं? हाँ। कब तक? This call is now being कब तक किशोर साहब? 7 महीना। किशोर साहब आवाज आ रही है आपको? 6-7 महीना सर। 6-7 महीना, ओके ओके। आज इसमें गिरावट वो वोडाफोन वाली खबर की वजह से है, वरना इतना कोई खराब सिचुएशन है नहीं और आपकी खरीदारी तो वैसे ही अच्छे दाम पर है। सो करना क्या चाहिए इसमें प्रदीप सर? इंडस टावर 280 में खरीदारी की है इन्होंने और इन्हें बेचने की इच्छा है नहीं स्टॉक को, सो अब क्या करें? देखिए मुझे लगता है उनको एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 340, क्योंकि अगर कभी भी 340 ब्रेक करता है तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। अब इमीडिएटली 2 स्टॉप लॉस बनता है, एक तो है 380, लेकिन ये तो स्मॉल जो है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन 340 जो होगा ना ये एकदम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से होगा। तो मुझे लगता है 340 स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, आपको बहुत जल्दी यहाँ पे 420 और एक रेसिस्टेंस है 460 के आसपास, 460 ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पे रैली आएगा। तो 460 420 बहुत जल्दी, 420 जैसे ही क्रॉस करेगा 460 तक जा सकता है। तो आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 340। तो 340 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। निशांत सारंग साहब का एक सवाल आया है लॉयड इंजीनियरिंग पे, 66 रुपए के दाम पे खरीदारी है और आज को एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है कंपनी को, करना क्या चाहिए इसमें? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? लॉयड इंजीनियरिंग। ओके सो अभी देखिए 52 के आसपास चल रहा है और आज आप देखेंगे कि चार्ट नो डाउट जो लास्ट वीक का एक ऑलमोस्ट टॉप था 64 65 के आसपास, वहां से नीचे आ गया है।
नेक्स्ट सपोर्ट है 45 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, और जिनके पास है अब एक बार आप होल्ड करके जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 42। यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं करना है। ओके, प्रीति जी का एक सवाल आया है बीएससी के ऊपर, नई खरीदारी करने की इच्छा रखती हैं, क्या करनी चाहिए? नो डाउट बीएससी इज ए वेरी यूनिक थीम, एंड ऐसे स्टॉक अभी तो नहीं है लिस्टेड। आप एनएससी भी देखेंगे, एनएससी का भी भाव बहुत है, लेकिन वो अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है। अच्छा लगता है मुझे। और जितने भी इंडिया में अभी रिसर्च एनालिस्ट है ना, इनका कंप्लायंस में हम अभी बीएससी को ही करते हैं। अभी तो सारे एनालिस्ट को एफडी भी करना पड़ा, जिनके क्लाइंट जितना है उस हिसाब से। सो अभी देखिए बहुत चल चुका है। नो डाउट मेरा फेवरेट काउंटर है, लेकिन मैं एक हेल्दी करेक्शन के लिए वेट करूंगा। मुझे लगता है अगर कभी भी 6800 में आता है, 7000 के आसपास आता है, तो उस केस में बाय करने का सलाह रहेगा। फ्रेश जोन पे फ्रेश बाय नहीं करना है। और जिनके पास है आप एक बार होल्ड करके जाइए। 7250 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। मुझे लगता है 7250 स्टॉप लॉस में आप रखिए और होल्ड कीजिए। अभी तो ऊपर जा रहा है। अभी जो नेक्स्ट अभी चार्ट में जो पैटर्न आ रहा है, तो नेक्स्ट तो 7650 और 7800 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पर आपको नहीं करना है, ये आपको एक राय दी गई है बीएससी में। कहीं नीचे 6800 6700 के आसपास मिले तो वहाँ आप खरीदारी करें, वो आपके लिए एक बेटर राय रहेगी। इसके अलावा एक भारती एयरटेल और मुथूट फिनेंस, इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए भारती एयरटेल नो डाउट मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है। अभी 1815 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आपको यहाँ पे बने रहना है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन है और टॉप 10 निफ्टी 50 में कंपनी है, भारती एयरटेल में भी एक कंपनी है। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी देखेंगे, बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है आपको होल्ड करके जाना है। आपको बहुत जल्दी 2000 के आसपास भाव मिलेंगे। निफ्टी अगर 26,500 27,000 गया ना, तो भारतीय एयरटेल में बहुत इनका भूमिका रहेंगे। और मुथूट फाइनेंस देखिए, मुथूट फाइनेंस से ना एक शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग प्रेशर बना था आज से 3-4 दिन पहले ही। वो सेलिंग प्रेशर अभी भी खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हो तो 1980 के आसपास, तो 1980 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बार बार ऐसे ही चलता है, स्टॉक चलता है, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शंस आता है। तो 1980 मुझे लगता है वहां तक नहीं आएंगे। आपको 2020 तक आ सकता है मैक्सिमम, उसके बाद फिर से यहाँ से रैली आ जाएंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ना भारती एयरटेल ना मुथूट फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गोपाल जी का एक सवाल आया है कि बिरला सॉफ्ट में यहाँ एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए बिरला सॉफ्ट अभी 425 के आसपास चल रहा है। आप एंट्री अभी कर सकते हो, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है होगा, वो है 392। 392 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि जितना एक डाउन हुआ था लास्ट 2 से 3 महीने में, हमने देखा कि नेक्स्ट जो सपोर्ट था ना, वो पहले का जो बिग सपोर्ट था वो 620 के आसपास, वह उसके बाद नीचे आ गया था। तो अभी फ्रेश रेसिस्टेंस कोई ज्यादा है नहीं इसमें, तो आप बाय करके चल सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 380 एंड 380 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेते हो तो उस केस में आपको थोड़ा ज्यादा इसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आप करंट जोन से आप बाय करके चल सकते हो। तो करंट जोन से खरीदारी करके चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। चलिए, बहुत सारे दर्शकों के सवालों पर बातचीत हुई, बहुत सारे सवालों पर हमने चर्चा करी। अब बातचीत कर लेते हैं प्रदीप सर की कुछ इंडिविजुअल कॉल्स पर भी, यानी कि चुन चुन के में। प्रदीप सर, फिर क्या चुना आज आपने? सर बेसिकली आज मैं सुबह से ही ढूंढ रहा था बहुत सारे स्टॉक्स, लेकिन अभी मार्केट जो है आज कोई भी स्टॉक लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो एक कंपनी बजाज होल्डिंग करके है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अभी बजाज होल्डिंग का अगर आप चार्ट देखेंगे कि लगातार ना बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा था। तो मुझे लगता है ये कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कॉल नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको लेना है। और इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम अगर आपके व्यू 1.5 से 2 साल है तभी आपको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। आज 13,780 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आपको एंट्री लेना चाहिए इस काउंटर में। कभी भी अगर 13,250 से 13,500 के अंदर आपको मिलता है स्टॉक, आपको लेके चलना चाहिए। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 11,250।
और मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी का आप देखेंगे कि 1,53,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, प्रॉफिट भी है 7,590 के आसपास, स्टॉक का पी भी ज्यादा नहीं है, 20 का पी है, इंडस्ट्री का पी देखेंगे 21-20 के आसपास ये सेम है, तो ज्यादा ओवरबॉट नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 51% के आसपास है। लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे 55% सीएजीआर के साथ है। तो मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आपको लेके चलना चाहिए। इस केस में आपका पहला टारगेट होगा 14,500 और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 15,700 के आसपास। तो आपको लेके चलना है। तो फ्रेश यहाँ से आपको खरीदारी नहीं करना है, आपको एक वेट करना है। जिस दिन थोड़ा नीचे मिलेगा 13,200 से 13,500 के आसपास, उस टाइम पे आपको लेना है। और इससे पहले जो मैंने कॉल दिया था मेड प्लस, सेम ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है। मैं आज ढूंढ रहा था लेकिन ट्रेडिंग कॉल अभी मुझे नहीं मिला। तो दोनों कॉल ही आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से रहेगा। ये जो बजाज होल्डिंग है आपका व्यू रहेगा नेक्स्ट 1.5 से 2 साल, और मेड प्लस का जो कॉल था आपको 4 से 5 महीने का होल्डिंग यहाँ पे आपको करना है। तो दोनों ही केसेस में आप लंबी अवधि के लिए रखिएगा। बजाज होल्डिंग 14,500 के टारगेट्स के लिए पहला, 15,700 का दूसरा टारगेट, 11,250 का स्टॉप लॉस रखिएगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए रखिएगा। जाने से पहले एक दर्शक और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर ली जाए। वो हैं विशाल जैन साहब बैंगलोर से। जैन साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जैन साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन था, मेरा रिलायंस दिया हुआ है आज 1525 के भाव पर। ओके, तो क्या समय और दे सकते हैं आप इसे? रन करना चाहता हूँ सर। हेलो, क्या प्रदीप जी क्या किया जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज में? मुझे लगता है नो डाउट उनको कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं है, इसमें होल्ड कीजिए, बहुत जल्दी आपको आ जाएंगे 1525। अभी देखिए 1560 के आसपास ही आज हाई था, तो 1460 के आसपास ही आज हाई था, तो 1480 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। और निफ्टी अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का अगर चलेंगे नेक्स्ट तो डेफिनेटली निफ्टी भी परफॉर्म करेंगे, तो आपका भाव भी आपको मिलेंगे और उसके ऊपर आप प्रॉफिट भी करेंगे। लेकिन ये काउंटर कोई ट्रेडिंग करने वाला कुछ ऐसा है नहीं कि आपको 1-2 हफ्ते में कुछ ज्यादा आपको मुनाफा हो जाएगा। आपको वेट करके जाना है। फ्रेश नो डाउट आपका प्राइस भी आएंगे और आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप बुक कर पाएंगे। तो आप बने रहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के संदर्भ में। प्रदीप सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स में मैंने बात किया, बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। मेरा पर्सनल कोई भी स्टॉक इसमें होल्डिंग एंड बाइंग पे नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मी एंड मेरा जो भी कंपनी में और अदर्स एनालिस्ट है किसी के पास भी। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू सर। तो आपको राय दी गई है कई सारे स्टॉक्स पर, और प्रदीप सर से हमारी बातचीत भी पूरी हो चुकी है। प्रदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हिस्सा बनने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए।